4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में अभी भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये 2 राज्य फिक्स मानिए। मध्य प्रदेश बीजेपी बड़े अंतर से जीत रही है, तेलंगाना कांग्रेस बड़े अंतर से जीत रही है, राजस्थान में भी बीजेपी ऐसा लग रहा है कंफर्टेबल मेजॉरिटी अपने पक्ष में कर चुकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर बीजेपी बहुत कम अंतर से आगे है, मामला यहां बदल सकता है। लेकिन फिर भी सीटों के मामले में बीजेपी 53 और कांग्रेस 35 पर आ गई है। और जैसा राजीव अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, भूपेश बघेल अपनी सीट से बहुत कम अंतर से आगे चल रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस की सांसें इस समय बिल्कुल थमी हुई छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर 3 राज्य बीजेपी जीत रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। लेकिन दक्षिण भारत से, तेलंगाना से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। अब बीजेपी और कांग्रेस को इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया? अनुराधा जी, अब इसका मुझे लगता है, सुकेश भी आ गए, अब इसका विश्लेषण हो जाना चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ पर आप इंतजार कर रही हैं, पहले मैं कांग्रेस से शुरू करता हूं। अगर यही नतीजे रहते हैं, कांग्रेस को दक्षिण भारत में तो एक राज्य मिला, केसीआर को हराया, बहुत बड़ी जीत है। कुल मिलाकर तेलंगाना के अलावा कांग्रेस को क्या मिला? मुझे लगता है सबसे पहले कांग्रेस ये कहना चाहेगी कि हम लोग साउथ से वापसी कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कांग्रेस ये कहना चाहेगी कि हमारे लिए साउथ से वापसी है। और वो फिर हिस्ट्री में जाएंगे कि इंदिरा गांधी भी साउथ से जीती थी, तो वो एक उनके लिए, जिसे कह सकते हैं कि एक गुडी पॉइंट हो सकता है। रही बात कि उनको संगठन में अगर और काम कर सकते हैं तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं। क्योंकि जैसा मैंने पहला सेंटेंस यहाँ पे स्टूडियो में आने के बाद बोला था कि अब ये 50% वोट की राजनीति हो गई है, तो 50% वोट कैसे आएगा, इस पर क्या काम करना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि बिना इसके बाद आगे नहीं बढ़ सकते। क्या इसमें कोई कॉन्सोलेशन है? अगर मैं कांग्रेस पार्टी के एमएलएस ऐड करूं, गिनूं, आप मध्य प्रदेश के 65 ले लीजिए, आप 72 इनके राजस्थान के ले लीजिए, 35 इनके यहां ले लीजिए, और कांग्रेस के 63 एमएलए आप तेलंगाना के ले लीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में बुरी हार है, राजस्थान में भी ठीक ठाक हार है, छत्तीसगढ़ में भी एक ठीक ठाक ही हार है। और कांग्रेस, अगर एमएलए इनके जोड़े हैं, तो क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी ये कहने में सक्षम होगी इंडिया गठबंधन के अंदर कि आज भी हम ही हैं जो बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं? ये तो ठीक है, ये कहेंगे, क्योंकि पैन इंडिया यही दिख रही है, लेकिन उनको बड़े भाई वाला रोल करना पड़ेगा। आपको सबको लेके साथ चलना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि ओवर द इयर्स शायद संगठन उतना मजबूत नहीं रहा है कांग्रेस का, तो उसको आपको ग्राउंड के लेवल पर करना पड़ेगा। ये दूसरी चीज है, शायद ये सीख भी हो सकती है। और ऐसा नहीं कि पार्टी नहीं सोच रही होगी, हम लोग जैसे यहाँ स्टूडियो में बोल रहे हैं तो वैसे वहां पे उनके साथ बोलने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जीता वही सिकंदर। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब कांग्रेस पार्टी को, सुकेश, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। वो तो अपने हिसाब से, अगर ये मान ली 3 राज्य हार जाती है तो वो यही करेगी ना। आप एमएलए देखिए, देश में किसके एमएलए सबसे ज्यादा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अब कांग्रेस के लिए अपना जो एक स्टैचर है, अपना कद, वो बनाए रखने की जंग शुरू हो जाएगी। 6 तारीख की चर्चा था ना, 6 तारीख की चर्चा है कि 6 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक को आहूत किया है। पिछले कुछ समय से वो बैठक नहीं हो पाई थी क्योंकि चुनाव में व्यस्त थे। नीतीश कुमार ने एक आध बार तंज भी कसा इस पे। इन नतीजों के साथ जब वो इंडिया ब्लॉक की बैठक में जाते हैं तो वो एक डेमोरलाइज्ड कांग्रेस होगी। वो हिमाचल और कर्नाटक की जीत के साथ जब आगे बढ़ रहे थे तो वो आर्म ट्विस्टिंग वाला उनके साथ एक वो था कि भाई बिग ब्रदर तो वही हैं। जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश से लेकर तमाम अपने सहयोगियों को धता बताया है, छोड़ो अखिलेश वखिलेश, तो जनता ने उनको वहां छोड़ दिया। अखिलेश अब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वो 6 लोकसभा सीटें लड़ेंगे। तो ऐसे में इंडिया को और कंसोलिडेट करना अब बाकी लोगों की जिम्मेदारी हो जाएगी। कांग्रेस को पीछे रहना पड़ेगा, बैकग्राउंड में आना पड़ेगा, उसे यह मानना पड़ेगा कि हमें किसी और को आगे बढ़ाना पड़ेगा और सबको साथ होकर चलना पड़ेगा। कांग्रेस अपने दम पर अगर यह चाहती, अगर
इन चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में जाते तो शायद वो एक लीडिंग फोर्स होती, वो एक गाइडिंग फोर्स होती और सब लोग उसको उसको और संबल देते हुए नजर आते कि हम आपके साथ पीछे खड़े हैं। लेकिन अब कांग्रेस को दूरी बन सकती थी और उसके इर्द गिर्द फिर लोग सब लोग घूमने को तैयार हो सकते थे। शायद उसी का इंतजार था कि कांग्रेस धुरी बनना चाहती, लेकिन एक प्रचंड सत्ता के सामने अगर बीजेपी ये तीनों राज्य नहीं जीतती तो उसका नैरेटिव ये होता कि शिवराज सिंह चौहान तो जीत गए लेकिन मोदी हार गए हैं। ये मोदी की हार है क्योंकि मोदी अपने दम पे लड़ रहे थे चुनाव। अगर ये तीनों राज्यों में जीत जाती है बीजेपी, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं, तो मोदी अनस्टॉपेबल नजर आएंगे। ऐसे मोदी के सामने आपके पास कोई ऑल्टरनेट नैरेटिव है क्या? ऐसे मोदी के सामने आपके पास कोई ऑल्टरनेट फेस है क्या? ऐसे मोदी के सामने कोई ऑल्टरनेट प्लान है क्या? ऐसे मोदी के सामने कोई ऑल्टरनेट ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने खड़ा है क्या? इन तमाम चीजों का जवाब कांग्रेस के पास नहीं होगा और इंडिया ब्लॉक को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। तो यह सबसे बड़ी मुश्किल आने वाली है और समय, टाइम इज रनिंग फास्ट। ओके, अब विनोद जी, मैं ये सोच रहा हूं क्या हम मोदी फैक्टर को कहीं कम करके तो नहीं आंक रहे? मध्य प्रदेश ठीक है, चलिए मान लिया शिवराज का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन राजस्थान भी तो बीजेपी जीत रही है और अब ये अंतर देखिए बढ़ता जा रहा है। 111-73 वहां तो वसुंधरा राजे आगे नहीं थी। छत्तीसगढ़ में देखिए 53-35 वहां भी अंतर बहुत बड़ा हो गया, वहां भी रमन सिंह आगे नहीं थे। तो कहीं मोदी फैक्टर इंपॉर्टेंट है और हम ऐसा तो नहीं कि स्वीकार नहीं कर रहे उसे? नहीं, मोदी फैक्टर तो अंडर एस्टिमेट तो कोई नहीं कर रहा। जहाँ तक पैन इंडियन पॉलिटिक्स की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से और वैसे भी तमाम राजनीति के लिहाज से जो पिवट है जिसके आसपास अब आजकल राजनीति घूमती है वो नरेंद्र मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर। वो उनकी पॉपुलैरिटी पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा। हाँ, जो सुखेश ने बोला कि वो एक हतोत्साहित कांग्रेस जाएगी वहाँ पर और कांग्रेस जो है उसको साइडलाइन होना पड़ेगा या अंडर प्ले करना पड़ेगा अपना रोल, मैं एक शब्द इस्तेमाल करूँगा, अ मेलोड कांग्रेस। देखिए, राजनीति में आप ज़्यादा स्वीपिंग जनरलाइजेशन हम ना करें तो अच्छा रहता है। कांग्रेस का दायित्व अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है इंडिया अलायंस के लिहाज से जैसा कि पहले था। ये बात अलग है कि उसकी बार्गेनिंग पावर जो है वो डाइल्यूट हुई है और आप इसको विभिन्न प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर कांग्रेस की एज अ मेन स्टेक होल्डर इंडिया अलायंस में बार्गेनिंग पावर डाइल्यूट हुई है तो उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ संभावनाएं हैं कि 400 सीट पे वो एक राय बना सकते हैं। इस बात को समझिए आप। A mellowed Congress is good for India गठबंधन, is a good thing for India Alliance. इनफैक्ट मैं आपके विनोद जी इसमें एक ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप हैदराबाद का रिजल्ट देखें तो इसका मतलब कि एक सिग्नल भी है उसमें कि अगर मुस्लिम्स अगर पैन इंडिया में कांग्रेस की तरफ आ जाए, कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं तो वो भी एक फैक्टर यूपी और बिहार और ये ममता जी को, ममता और मुलायम सिंह को, ममता को उनको साथ रखना पड़ेगा। और इसी का एक डाउन साइड भी हो सकता है। हाँ, बीजेपी आज जैसे सुबह से कोशिश कर रही है, वो ये कहेगी ये तो मुसलमानों की पार्टी है। एग्जैक्टली। तो हो सकता है। खैर, एनीवे, अतुल लोंडे पाटिल आ गए हैं बीजेपी से। गुरु प्रकाश है। अतुल लोंडे पाटिल, आप तो 5-0 का दावा कर रहे थे भाई, क्या हो गया? ये तीनों हार गए आप। अभी राजस्थान में अभी 10 राउंड के आसपास काउंटिंग हुई है, अभी काउंटिंग चालू है। लेकिन ठीक है, एक बात तो है कि इसमें जो योजनाएं हमने दी थी, जो एक सकारात्मक एजेंडा हमने दिया था, वो एजेंडा जीतता हुआ अब भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी सब कुछ फाइनल हो गया है। काफ़ी सारी सीट जो है वो 500-800 ऐसी 20 सीटों के आसपास जो है वो काफ़ी कम मार्जिन से अभी भी चल रहा है। तो राजस्थान में बहुत खुला मामला अभी भी है। छत्तीसगढ़ में मानता हूँ, लेकिन एक बात है, आने वाले महीनों में जो स्कीमें हमने दी थी, जो स्कीमें हमने धरातल में उतारी थी, वो स्कीम का क्या होगा, इसका सत्य जो है वो जनता के सामने आएगा। एक फिस्कल पॉलिसी के साथ, एक यानी मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ ऐसी कल्याणकारी योजनाएं, एक सामाजिक न्याय की योजनाएं जो है वो कांग्रेस ने हर जगह रखी। उसे तेलंगाना में हमने इतना अपेक्षित नहीं किया था। पहले चुनाव आते आते हमें पता चला और वहां पर हमें काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला। राजस्थान में एक ट्रेंड था ऐसा भी कि हम लोग बहुत बुरी तरह हारते थे, लेकिन राजस्थान में हम काफ़ी क्लोज फाइट में हैं। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हम 85 के ऊपर क्रॉस करने जा रहे हैं, तो 90 के आसपास हम रह सकते हैं वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि हमने फाइट दी नहीं है,
मध्य प्रदेश जरूर ये मैं कहूँगा कि हमारे लिए काफ़ी अपेक्षानुरूप नहीं रहा, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। जमीन पर जो दिख रहा था प्रत्यक्ष रूप से नहीं आया, तो उसकी भी समीक्षा की जाएगी कि मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ। लेकिन अगर सच्चे इसमें देखा जाए, परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो छत्तीसगढ़ जो है वो हमारी हार है। वहाँ हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हो रहा है वो बिल्कुल अनपेक्षित था। अच्छा काम करके हम वहाँ हार रहे हैं, लेकिन आने वाली गवर्नमेंट भी उतनी जिम्मेदार रहने वाली है। आने वाले लोकसभा के चुनाव के समय वो 4 महीने में समीक्षा हो जाएगी, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल में हम अच्छा कर रहे हैं, जो कहा है वो धरातल में हम उतार रहे हैं। तो ओके, अतुल लोंढे पाटिल, अतुल भाई एक सेकेंड, आपने छत्तीसगढ़ में हार मान ली, जबकि हमारे पास जो जानकारी है वहां बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी बहुत कम अंतर से आगे चल रही है। इसीलिए मुझे नहीं पता, शायद आपके पास कुछ ज्यादा जानकारी होगी। नहीं मानक, मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में ऐसा होना, छत्तीसगढ़ में तेलंगाना जैसे होना चाहिए था। हमने 65 के ऊपर ही रहना चाहिए था, हमारा जो अंदाज था वो। लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा। कांटे के टक्कर में हम छत्तीसगढ़ में आना हमारे लिए, हमारे अपेक्षानुरूप नहीं है। मैंने ऐसा कहा। और राजस्थान में जो हम फाइट दे रहे हैं वो 50 सीट के ऊपर हम चले जाते हैं। मान लीजिए, देखिए आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कुछ हद तक, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर तीनों राज्यों में बीजेपी जीत रही है अच्छे खासे अंतर से, मान लीजिए मोदी लहर चल रही है, आप पनौती कर रहे थे, ओबीसी कर रहे थे, इतना कुछ आपने गारंटी किया मानक जी, और बीजेपी कह रही है मोदी की गारंटी पूरे देश में चलती है। नतीजा देख लीजिए तीनों राज्यों में। मानक जी, राजस्थान में हमारे हारने का इसके पहले जब दूसरा टर्म आता है तो हम 30-25 ऐसे सीटों पे रहते थे। आज हम 85-90 सीट के आसपास रहेंगे। आते आते देख लेना आप, जब अंतिम चरण में ये सब गिनती आ जाएगी तब। छत्तीसगढ़ में हमने 65 के ऊपर रहना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में हम 65 पे नहीं है, वहां पर भी कांटे की टक्कर चल रही है। एकदम कुछ मामला वहां पर बंद नहीं हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एकदम खुली जीत हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन हम एक सकारात्मक एजेंडा लेकर गए थे। बीजेपी को भी जवाब देना पड़ेगा ना। गुरु प्रकाश एक सेकंड में आ रहा हूं, राजीव रंजन कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि 2 दिन पहले एग्जिट पोल आने के बाद जब आप छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री रहे टीएस सिंहदेव से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा 60 से कम आएगी तो मुझे निराशा होगी। वो खुद ही इस समय 2500 वोटों से पीछे चल रहे, वो मुख्यमंत्री पद, और भूपेश बघेल बहुत मामूली अंतर से 4500 वोटों से वो इस वक्त आगे चल रहे। भूपेश बघेल 4500 जी। और अभी आप जो बात कह रहे थे कि कांग्रेस के लिए कैसा रहेगा, और मेलोडाउन सर कह रहे थे, सुकेश जी हतोत्साहित कह रहे, देखिए नेताओं के उत्साह का, उम्मीद का कोई अंत नहीं है। अभी एक नेता, किसी को विनोद जी ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, अभी दिखा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि आपकी पार्टी के लिए तो बुरी खबर है, उन्होंने कहा बहुत अच्छी खबर है। इन्होंने लिखा कैसे, उन्होंने कहा जो सेमीफाइनल जीतता है वो फाइनल हारता है। तो उम्मीद और आशा की कोई अंत नहीं है। वो लिख रहे सेमीफाइनल। गुरु प्रकाश का रिएक्शन। गुरु प्रकाश, कांग्रेस अब बताइए 2018-19 का चुनाव याद दिला रही है। वो कह रही है कि देखिए आप 18 में हारे थे, 19 जीते, हम 23 हार रहे हैं, 24 जीतेंगे। मानक, इसके पहले कि गुरु प्रकाश पासवान है, आपको मैं पहले भी सुनाता रहा हूं, फिर से बता देता हूं। अभी बीएल संतोष का एक ट्वीट आया है। मैं कह रहा हूं कि बहुत डिजाइन के तहत इसको बड़ा क्राफ्टफुली डिजाइन किया गया है। कमल का, लोटस का फूल है, और वही तस्वीर है प्रधानमंत्री की, जिसमें कहा गया है देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। तो इसको आज जब प्रधानमंत्री बीजेपी के दफ्तर में आएंगे तो पुष्प वर्षा के साथ जब इस बात का जयघोष होगा, नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से बड़ा बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि देश में सिर्फ एक गारंटी चलती है मोदी की, तो यहां से समझिए कि 24 के कैंपेन की शुरुआत होती है। कि तमाम ऑड्स के बाद भी, और ये अब एक दूसरा चलने लगा है कि एक अकेला सब पे भारी, जो प्रधानमंत्री ने खुद पार्लियामेंट में कहा था। तो ये कैंपेन की 24 के कैंपेन की शुरुआत आज शाम से आप देखने वाले। ओके, गुरु प्रकाश, मतलब मोदी की जीत है गुरु प्रकाश, और वो पहले वाले सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। हाँ देखिए, हाँ नहीं मानक जी, ऐसा है कि हम लोग सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं चुनावों पे, कुछ शब्द निकल के आ रहे हैं, मतलब जो मुझे थोड़ी चिंतित करते हैं। मतलब अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी, वरिष्ठ पत्रकार सारा का सारा श्रेय पोलराइजेशन को दे देते हैं, मोदी, ब्रांड मोदी को दे देते हैं। मुझे दुख तब होता है कि आप ब्रांड मोदी, मोदी मैजिक कहते हैं, मोदी मेहनत को आप नहीं देखते हैं। अरे नहीं कह देते, वो तो लोकप्रिय है, अरे नहीं वो पोलराइजेशन हो गया। मैं देख रहा था सुबह से, हम भी यही कर रहे हैं, आप भी यही कर रहे हैं। ये बड़ा पीड़ादायक है
कि आप नहीं, तुरंत आपको पीड़ा बीजेपी क्यों की हो रही है? जीत को हमारे खारिज स्टूडियो- करने के गुरु लिए प्रकाश ये जी- लोकतंत्र के हित में नहीं है मानक जी। गुरु प्रकाश जी, नहीं, मैं- यहाँ पर बैठते ही हम लोगों ने यही कहा है सबसे जी, पहले कि मोदी जी ने राजनीति में परिश्रम की लकीर जो है वो बहुत आगे खींच दी है। शायद आपने सुना नहीं होगा, मैंने जब बैठा और यही कहा कि उनकी तरह मेंटल, फिजिकल, इमोशनल वर्क 24/7 का 48/7 कोई नहीं कर सकता है, और इसके लिए ऑपोजिशन को तैयार होना पड़ेगा। तो शायद आप उसके ऊपर हमारे स्टूडियो से न जाइए। हाँ, हमने हमेशा इस बात को कहा है कि मोदी ने राजनीति की सारी सीमाएं, परिश्रम की सारी सीमाओं को पार किया है। सो आई थिंक यू शुड टेक बैक योर वर्ड्स सो फार एज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज कंसर्न। हाँ, और दूसरी बात इसमें एक और चीज और जोड़ दूं गुरु प्रकाश, जब ब्रांड मोदी की हम तारीफ करते हैं वो मोदी जी की तारीफ होती है, उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें लोकप्रियता भी आ जाती है, मेहनत भी आ जाती है, उनका करिश्मा भी आ जाता है। और तो तीसरी ब्रांड बात- मोदी को उनकी लोकप्रियता के विरोध में मत मानिए। और तीसरी बात हाँ। कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतनी साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है कि वहां ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीता जाए। और गुरु प्रकाश, ये तो हम लगातार मान रहे हैं कि इस बार के स्थानीय चुनाव ध्रुवीकरण पर नहीं हुए। 3-4 महीने से हम बहस कर रहे हैं टीवी पर, हमने भी देखा है सबका प्रचार, हम ऐसा ये है। मानते हैं। और कौन नहीं मानता? कौन कहता है ये वाला प्रचार, ये वाला चुनाव जो 4 मानिक जी। राज्यों में, 3 राज्य पकड़ लीजिए, चौथा चलिए तेलंगाना छोड़ आपको तो दीजिए। इस पे बोलना चाहिए कि आपके सत्रप्स, उनका जो योगदान है इस इलेक्शन में, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। आपको तो अपने सत्रप्स के ऊपर बोलना चाहिए जो इतने साल से ओके। राजनीति कर रहे हैं। ओके गुरु प्रकाश बोलिए। सुकेश जी बचे हैं, उनसे भी बुलवा लीजिए, उसके बाद हम बोल देंगे। नहीं, मैंने अपना समय आपको दिया। बोलिए बोलिए नहीं, गुरु देखिए प्रकाश ऐसा है बोलिए, मानिक आपकी जी, बात। मैं शुद्ध रूप से ये कह रहा था मेरा संकेत, हम थोड़ा मेरा बिहार इशारा किसी की खेल तरफ लेते नहीं था, आप लोगों की तरफ तो कतई नहीं था। सुबह से अलग अलग चैनलों पे हम ओके सुबह से अलग अलग चैनलों पे हम बैठे हुए हैं मानक जी। न्यूज 24 और न्यूज 24 की टीम के प्रति मेरा कोई संकेत नहीं था, आप लोगों ने खुद ही ये जवाब दिया जो काबिले तारीफ है। लेकिन ये सही में पीड़ादायक है मानक जी और सुकेश जी, मैं बताना चाहता हूं कि लगातार, और ये भी कह दिया गया। अब देखिए बीजेपी का एक सेकंड रोक जो रहा हूं, लाडली गुरु बहना प्रकाश, के कैंपेन शिवराज जी माना कुछ जा कह रहा रहे था, हैं। लगा बिल्कुल कारगर रहा। हमने 100% मतदान जो है सीएम शिवराज के मामा के चेहरे पर, भाई के चेहरे पर किया। बहनों का प्रेम और आशीर्वाद के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सर तो देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निश्चित। ओके शिवराज जी आ गए थे। गुरु प्रकाश बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। नहीं देखिए मानक जी, मैं बस यही बताना चाहता हूं कि कोई भी चुनाव जो होता है वो लिटमस टेस्ट होता है, आपके नेतृत्व का, आपके काम का, आपकी योजनाओं का, कि आपके काम, आपका नेतृत्व सफल हुआ है कि नहीं। लिटमस टेस्ट ये होता है। अनर्गल बयानबाजी, और बिल्कुल मैं अपने सुकेश जी से मैं अग्री करता हूं कि आज शाम के बाद चुनावी टॉकिंग पॉइंट्स, पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट्स में परिवर्तन आने होंगे। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि देश में 4 जातियां हैं, वो गरीब, किसान, महिला, युवा, तो विमर्श इस पे आना चाहिए। कब तक आप तोड़ने की राजनीति करेंगे? और सबसे मुझे दुख इस बात का भी होता है कि आप तोड़ने की बात करते हैं और आप स्वयं अपने यहां प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। अभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी ये कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय का नया मॉडल लेकर के आएंगे। अरे क्या मॉडल लेकर के आए हैं आप? मैंने आपको कल का ही उदाहरण दे दिया कि कांग्रेस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाती है, उसमें दलितों को स्थान नहीं देती है, महिलाओं को स्थान नहीं देती है, ओबीसी को स्थान नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी पुनर्विचार करने की जरूरत है। राजनीतिक विमर्श कहां जा रहा है? अगर नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा के पटल पे, सदन के पटल पे महादलित मुख्यमंत्री को अपमानित करेंगे, महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करेंगे, तो इससे जीतने होने वाले। गुरु प्रकाश आज जो देश का वोटर है, टर्न रह देश गया का था। नागरिक, अच्छा, वो एक ओके। गुरु परिपक्वता प्रकाश के ये सोच साथ। रहे थे कि ओके मैंने सुकेश की कहा। बारी है। हाँ सुकेश बोलिए। गुरु, आपकी सब बातों से सहमत हूं। प्रधानमंत्री जी गरीब को एक जाति बताते हैं, और साथ में आपके डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के सदन में खड़े होकर ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। आपके होम मिनिस्टर हैदराबाद में जाके कहते हैं कि यहां हम जीते तो ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये गुड कॉप बैड कॉप जो है, आप अमित शाह जाते हैं मुजफ्फरपुर, मेरे शहर में, कहते हैं कि ये जो आरक्षण मिलेगा, ये जो हुआ है, ये किसने किया? ये हमारी कैबिनेट ने किया था। ये गुड कॉप बैड कॉप जो है, ये दोनों मिला के चलता है आपके यहाँ। प्रेम और विश्वास सड़कों पर दिखता था। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति असीम श्रद्धा, प्रेम
और अटल विश्वास, उनकी गारंटी पर भरोसा और डबल इंजन की सरकार के काम जो हमने किए, मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाया और बाकी जो काम किए जन कल्याण के केंद्र। ओके, वो थोड़ा क्वालिटी भी ठीक नहीं थी। गुरु प्रकाश, सुकेश का जवाब दीजिएगा, उसके बाद आ रहा हूं अतुल लोंढे पाटिल। और देखिए, इसमें यह भी जोड़ लीजिए, अमित शाह ने खुद कहा था, गृह मंत्री ने, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कह रहे थे वो, हमारी सरकार जाति गणना के खिलाफ नहीं है, सभी सही समय पर हम फैसला करेंगे। और यहां आप कह रहे हैं तोड़ने की राजनीति बंद होनी चाहिए। नहीं देखिए, नहीं देखिए, अब मानक जी, अगर मैं एक पोजीशन ले रहा हूं तो यह जरूरी है कि मैं दूसरे पोजीशन के विरोध में ही बोल रहा हूं। अगर पीएम कहते हैं कि गरीबी, किसान ये प्रमुख जाति हैं, तो ये तो नहीं कह रहे कि जातिगत जनगणना के हम खिलाफ में हैं। ये कैसी बात है भाई? अगर आप एक पोजीशन लेंगे तो दूसरा पोजीशन अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। मेरा इसमें कोई मानना नहीं है। और देखिए, हम लोगों ने इसमें 1000 डिबेट किया है। जातिगत जनगणना हो, आदिवासी की बेटी का सर्वोच्च स्थान पे जाना हो, ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार समाज के सभी वर्गों को उचित सम्मान और भागीदारी मिल रही है। ओके, मुझे पता है गुरु प्रकाश, इसका परिणाम बहुत ही शार्प, बहुत ही मंझे हुए प्रवक्ता हैं आप। मुश्किल सवालों से भी बड़ी चतुराई से निकल जाते हैं। मेरा एक सवाल है गुरु प्रकाश जी से, हाँ। जो इससे बिल्कुल परे है। और गुरु प्रकाश जी, ये बताइए कि 163 का बहुमत लेके आने वाले मुख्यमंत्री को आप ताज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हाँ, यही मैं पूछने वाला था। सीएम कौन यही बनेगा? सवाल है, आज का सवाल बस यही है। और ये मत कह दीजिएगा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा और फल्ला डिवाइड। टेल मी मॉरली, एथिकली, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Politically. क्या होगा? और पॉलिटिकली तो खैर है ही है। हाँ। पॉलिटिकली पर ही तो क्वेश्चन है। अरे अनुराधा जी, आपकी सुई लगता है वहीं अटक गई है। नहीं, मेरी कोई सुई नहीं लटकी है। आग छत्तीसगढ़ हम तो भी है, राजस्थान भी है। चलिए, तीनों को बता दीजिए। नहीं देखिए, निश्चित रूप से उनके योगदान को कहीं से भी कमतर करके नहीं, निश्चित रूप से देखिए मानक जी, अनुराधा जी, कहीं से भी शिवराज सिंह चौहान जी के योगदान को कमतर करके नहीं आंका जा सकता है। हम लाडली लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, लाडली बहना की बात कर रहे हैं, तो इसी व्यक्ति ने उसकी कल्पना की थी। अब निर्णय क्या होगा, ये मुझ जैसा सामान्य अदना सा कार्यकर्ता थोड़ी बोल देगा टेलीविजन पे। अभी ये लंबा प्रोसेस है, लंबा समय, 2-3 दिन में सबका सब, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ा वेट। अच्छा, एक सवाल है। ओके, ऑलराइट। ओके, गुरु प्रकाश, एक सेकंड, मैं समझ गया। मुझे पता था आप यही कहेंगे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, विधायक दल तय करेगा, ये पार्टी का स्टैंड होता है। अतुल लोंढे पाटिल, तेलंगाना में सीएम कौन बनेगा? रेवंत रेड्डी को मान ले आगे उसमें? सुना डीजीपी उनको बुके देकर बधाई देने गए हैं। की प्रक्रिया रेवंत आपको ज्ञात है। ये कोई मैं बीजेपी का कोई मैं नुमाइंदा नहीं हूँ कि आप पूछ ले कि नहीं आपके यहाँ तो ऐसी प्रथा पहले थी, अभी ऐसी चेंज हो गई। तो मेरे यहाँ तो ये नहीं है। मैं यही कह रहा था कि अगर ब्रांड है, अगर ये सब उनका चलता है, वही उनके परिश्रम है, तो ये परिश्रम तेलंगाना में कहाँ चले जाते हैं? ध्रुवीकरण की बात तो हुई है ना। हर जगह इन्होंने क्या बात की है, हर जगह निगेटिव एजेंडा लेकर ही चले हैं, हर जगह डराने की कोशिश ही की है। राजस्थान में ऐसा ही किया, 58,000 बलात्कार तो मध्य प्रदेश में हुए। इनके आसाम में तो सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार है, एनसीआरबी का आंकड़ा है ये। हरियाणा में वही बात है। राजस्थान तो 6वें नंबर पर है। लेकिन बात वही हुई, बात कन्हैयालाल एजेंडा नहीं आया इस बार बहुत ज्यादा। राजस्थान में कन्हैयालाल मर्डर का मुद्दा आया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना। सारे राज्यों में कि तेलंगाना छोड़ दीजिए, कल्याणकारी योजनाएं, विकास की योजनाएं, इसकी गारंटी, उसकी गारंटी, ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो। मान लीजिए ना, चुनाव इसी पर हुआ है। नहीं मानक जी, मैं वहां था, मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने कहा 2.5 लाख जॉब देंगे, हमने 4 लाख की बात की, 3 लाख जॉब हम दे चुके थे। इन्होंने पेपर लीक की बात की, पेपर लीक गुजरात में 24 पेपर लीक हो गए थे। यहां तो कम से कम कानून बना था, आजीवन कारावास की सजा है उसमें। जो लोग अभी अटके हैं वो लोग, वो सजा उनको मिलेगी। ये तो कुछ भी नहीं था गुजरात में। वो 450 की बात कर रहे थे सिलेंडर देने की, गुजरात में नहीं दे पाए। देश के प्रधानमंत्री थे, पूरे देश में नहीं दे पाए हैं। तो बात वो नहीं है, बात पोलराइजेशन की तो हुई है, जरूर हुई है। अगर ब्रांड है तो फिर तेलंगाना में भी चलना चाहिए था, कर्नाटक में भी चलना चाहिए था।